आज के इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। यदि आपको भी इस बार फिजिक्स में 90+ मार्क लाने हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत सहायक होने वाला है, क्योंकि इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड पेपर में 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। टॉपिक नंबर सेकंड, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा उनके गुण। इस टॉपिक नंबर थर्ड, वैद्युत द्विध्रुव। टॉपिक नंबर फोर्थ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत बल के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है पता होगा आपको, QE लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है तो QP यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब कूलाम के नियम का फार्मूला क्या होता है? इसमें कूलाम के नियम का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कूलाम के नियम का फार्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन यहाँ पे काहे के लिए? वैद्युत बल के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया F और बेस में E लिख दिया। ठीक है, बराबर 1/4πε0 QE। E मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, और इंटू में QP, P मतलब प्रोटॉन, अपान में हो गया r²। ठीक है, तो Fe इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4πε0 की दो वैल्यू होती है, K के मान होते हैं। ठीक है, एक तो होती है K बराबर 1/4πε0 और एक K बराबर होता है 9 × 10⁹ तो यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू इसकी रख देंगे। ठीक है, तो 9 × 10⁹ लिख दिया। QE की जगह लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और QP की जगह भी लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, अपान में r² वैसे ही लिखा रहा। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब आगे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me इक्वल कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि MP मान लिया यहाँ पे। MP इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा इसका? अब इसमें फार्मूला लगाएंगे Fg वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे G लिख दिया हमने। ठीक है, तो Fg इक्वल कितना आ जाएगा? Gme इंटू MP/r² हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे Me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और MP क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? Fg इक्वल कितना आ जाएगा? तो Fg की वैल्यू कितनी होती है? गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। तो G की जगह हमने ये लिख दिया, इंटू में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31 लिख दिया, और इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻27 लिख दिया, अपान में r² कर दिया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड का भाग कर देंगे। तो भाग देने पर क्या होगा? r² से r² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन में अपान में r² था, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू इतनी बच जाएगी। ठीक है, तो Fe/Fg इक्वल टू कितना आएगा? इसको सॉल्व करने में कितना आएगा? 2.27 इंटू 10⁻39 आ जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी? Fe/Fg आ जाएगी। ठीक है, तो Fe इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये Fg जो है भाग में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 2.27 इंटू 10⁻39 Fg। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाय के लिए उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10⁻39 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कौन बड़ा होता है? तो क्या बताओगे? Fe बड़ा होता है और Fg छोटा होता है। देखो, Fg को इसके बराबर आने के लिए कितने मल्टीप्लाई लेके चलना पड़ रहा है? तो 2.27 इंटू 10⁻39 इतने का जब मल्टीप्लाई कराएगा Fg अपने साथ में, तब जाके वो Fe के इक्वल में आ पाएगा। ठीक है, अतः हम इसको लिख सकते हैं, स्थिर वैद्युत बल इज ग्रेटर देन गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यानी कि स्थिर वैद्युत बल जो है वो बड़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? छोटा है। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा उनके गुण। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है,
क्या होती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, ठीक है, जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से चित्र दर्शाया गया है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम बनाया गया है। इसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो प्लस से सदैव किधर जाएंगे, माइनस की हो जाएंगे। देखो प्लस से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और माइनस में अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे अभी देखेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं? तो पहला गुण क्या है इसका, यह सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका गुण नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या हो गया, धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एकांक आवेश की स्थिति में, एकांक आवेश यानी कि आवेशों का मान अगर क्या हो, समान है, एक है। ठीक है, तो एकांक आवेश की स्थिति में यह अनंत से प्रारंभ होकर के अनंत पर ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अनंत से प्रारंभ होंगी और अनंत पर ही समाप्त हो जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, यानी कि दूर दूर निकलेंगी। ठीक है, एक वक्र बनाते हुए निकलेंगे लेकिन एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करेंगे और ना ही काटनी है कभी भी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण। ठीक है, एक बार इसका डायग्राम और देख लेते हैं जिससे आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो धनावेश से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है कि नहीं दिखाई पड़ रही है, धनावेश से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है और ऋणावेश में समाप्त हो जाएंगी जाकर इस प्रकार से। ठीक है, और जितनी रेखाएं एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करते हैं, देखो ये वक्र बनाते हुए जा रहे हैं इस प्रकार से, निष्कोण वक्र बनाते हुए निकल रही हैं। ठीक है, तो ये थी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण। तो ये हो गया टॉपिक नंबर सेकंड। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पर, वैद्युत द्विध्रुव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, इसमें क्या होता है, दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यानी कि समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो ये बहुविकल्पी में पूछा सकता है या कभी कभी एक नंबर में पूछा सकता है, द्विध्रुव लंबाई क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है या वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं, दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर थर्ड। अब आते हैं टॉपिक नंबर फोर्थ पे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी टॉपिक के द्वारा ही हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति की प्रूविंग करा पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इसमें क्या बताओगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q मान लिया, कोई एक आवेश क्या मान लिया, Q, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, यानी कि अल्प दूरी क्या मान लेंगे, 2L मान लेंगे, अल्प दूरी। ठीक है, के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस प्रकार से देख लो, डायग्राम देख लेते हैं भाई। एक मान लिया प्लस Q है और एक हम क्या मान लेंगे, माइनस Q है। ठीक है, तो इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे व्यक्त करते हैं, P से। तो प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी कितनी दी गई, ये अल्प दूरी 2L है। तो परिभाषा हमने क्या बताया, कोई एक आवेश लेते हैं तो हमने ले लिया प्लस Q ले लिया यहाँ पे। ठीक है, कोई एक आवेश मतलब कि हमने लिया Q, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, तो अल्प दूरी क्या है, 2L है। तो Q इंटू 2L कर देंगे, मतलब क्या आ जाएगा, P बराबर 2QL। 2 पहले लिख दिया, फिर Q लिख दिया, फिर L लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार की सदिश राशि होती है। कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, आवेश लगा हुआ है। आवेश मतलब आवेश कैसी राशि, आवेश भी सदिश, वैद्युत आवेश सदिश राशि होती है, अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि होगी। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर। देखो दो तो हो गया कांस्टेंट, और वैद्युत आवेश क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और एल मतलब क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या आएगा, कूलाम इंटू मीटर आएगा। ठीक है, डायग्राम समझ चुके हैं आप, एक प्लस और एक माइनस, दो आवेश रखे हुए, एक प्लस Q का और एक माइनस Q का। ठीक है, दोनों की दूरी कितनी दी गई है, तो दोनों के बीच में अल्प दूरी 2L है। ठीक है, कोई एक आवेश ले लेंगे और दोनों बीच की
अल्प दूरी ले लेंगे, यानी कि 2l अल्प दूरी ले लेंगे, ठीक है। और उनका मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगा, तो वैद्युत ध्रुवा गुण P के बराबर हो जाएगा, ठीक है। विमीय सूत्र निकाल के देखते हैं। तो विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, P बराबर Q इंटू 2l, ये फार्मूला आया था। अब Q का विमीय सूत्र आपको मालूम है, Q का विमीय सूत्र क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी। अब I का विमीय, I मतलब क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर का विमीय सूत्र क्या होगा, A, और इंटू टी, टी मतलब सेकंड, समय होता है, समय का विमीय सूत्र क्या होता है, टी। तो Q का विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, 80। 2 कांस्टेंट है तो उसका कोई विमीय सूत्र होगा नहीं। L का विमीय सूत्र क्या होगा, तो कैपिटल L ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। तो टोटल क्या आ जाएगा, ATL। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, अगर इसको इस प्रकार से बोलेंगे तो बोल सकते हैं अटल, क्या बोल सकते हैं, अटल। अगर इसको हम पीछे से बोलेंगे तो बोल सकते हैं लता, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। और वैसे इसको हम अगर शुद्ध रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो P की विमा क्या आएगी, m0, क्योंकि इसमें m कोई विमीय सूत्र में नहीं आ रहा तो m को मान लेंगे 0, ठीक है। m0, फिर L आता है तो L लिख दिया, फिर T आता है तो T लिख दिया, और उसके बाद में हमने A लिख दिया, ठीक है। तो m0 L T A, ये वैद्युत द्विध्रुव गुण का विमीय सूत्र है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 4, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपके इस छोटे से वीडियो में हमने आप